लेक्चर 71 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। जल्दी से इन एमसीक्यूज से जान छुड़ाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? 384 384। Which of the following does not appear in statement of changes in equity? शेयर प्रीमियम भी नजर आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी नजर आती हैं, रिवेन्यू सरप्लस भी नजर आता है। जो चीज नजर नहीं आई थी अभी तक, हमने जितने दिन से ये काम किया है, वो थी गुडविल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 22. Which of the following statement is likely to be true for a company making profits? अगर कोई कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है तो अगर वो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है तो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होंगे, वो कह रहा है ए में, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विल बी लेस देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते क्या हैं? आपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, जीपी आ गया, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को, ये माइनस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसमें आप मतलब एक अगर और ब्रेक लगा लें तो उसके बाद फिर आप माइनस करते हैं इसके अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ऐड करते हैं अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर लेस करते हैं टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने से आता है। अब वो कह रहा है जो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है उस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट से कम होंगे। अजीब सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से माइनस होकर चीजें नेट प्रॉफिट तक आती हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज्यादा ही होता है नेट प्रॉफिट से। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी कम होगा, ये ज्यादा होगा। अजीब अजीब बातें लिखी, अजीब अजीब लिखा। ऊपर क्या हुआ है? जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसके बारे में कौन सी लाइन सही है? पहली दोनों बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। तीसरी, रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी। पूरी इक्विटी से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी? नहीं, ये तो अजीब सी बात है। फिर retained profits at the year end will be greater than retained profits at the beginning of year। यही एक मुनासिब बात है इस पूरी 4 बातों में से। ठीक है, ये देखो ना, आप रिटेन्ड अर्निंग्स यही देख लो जो हमने कल किया था, एक सवाल है। ठीक है, इसमें आप ट्रांसफर को छुपा भी दो तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 35 हैं, और कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाए उसके प्रॉफिट्स ने रिटेन्ड अर्निंग्स में आके ऐड होना है, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, डिविडेंड भी नहीं दे रहे मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो आप 35 से 32 ऐड करके आप 67 पे पहुंच जाओगे। यानी जो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही हो वो कंपनी क्या शो करेगी? अपनी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स से इंक्रीज टुवर्ड्स क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स शो करेगी, क्योंकि प्रॉफिट्स रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होना होता है। यानी जो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही हो उसकी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स से ज्यादा होती हैं। बात समझ आती है? तो यही यहां पर लिखा हुआ है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। किसके? द कंपनी विच इज मेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ओके, सही है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, रिवैल्यूएशन गेन, अमाउंट ऑफ कैश, डिविडेंड पेड। देखो, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम टोटल वाले कॉलम में नजर आती है, प्रॉफिट जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, सरप्लस वगैरह कोई है तो जाता है रिवेन्यू सरप्लस में, और फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम मैंने कहा था वो टोटल वाले कॉलम में नजर आती है। तो ये तो बिल्कुल टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ये तो सारी की सारी रिटेन्ड अर्निंग में जाती होती हैं, अलग अलग जगह पे, पैट अलग और रिवेन्यू सरप्लस अलग। ये तो बिल्कुल है, ये तो है। वो कह रहा है नॉट अ कंपोनेंट। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन गेन आए तो जाता है, नजर आता है रिवेन्यू सरप्लस में। अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज ऑन हैंड, कैश एंड बैंक जो बैलेंस शीट में नजर आता है, क्या वो इक्विटी में नजर आता है? नहीं, यही लग रहा है। आखिरी है डिविडेंड पेड टू शेयर, डिविडेंड भी नजर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 24, 25, 26 आफ्टर ईपीएस वाले हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव बातें हो रही हैं। ठीक है ना, वो भी हमने की नहीं। ईपीएस का टॉपिक में पूरा एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ये डिफरेंट शेयर्स, फिर उनके आगे सारी डिस्कशन, वो जब समझा दूंगा तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। हाइब्रिड में सारे बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ है जो बैठे हैं। अच्छा, नेक्स्ट 27, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड
पेमेंट टू शेयर होल्डर ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी। हाँ भी बता दो, आप छोड़ो ऑप्शंस को, मुझे बताओ अगर डिविडेंड पेमेंट हो तो कैश डिविडेंड अज्यूम करते हैं खामोशी में, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर देता है, ठीक है। हाँ बोनस इश्यू हो तो शेयर प्रीमियम को भी कम कर सकता है, लेकिन बहरहाल ऑब्वियस बात, अगर खामोश सिर्फ डिविडेंड कह रहा है तो कैश डिविडेंड, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा। अब इन ऑप्शन में से पढ़ें, इट इंक्रीजेज रिटेन्ड अर्निंग्स, नो। इट डिक्रीजेज रिटेन्ड अर्निंग्स, यस। इट इंक्रीजेज शेयर कैपिटल, डिविडेंड बांटने से। हाँ बोनस इशू लिखा होता तो वो शेयर कैपिटल को बढ़ा सकता है, लेकिन डिविडेंड खामोश है तो कैश डिविडेंड वो तो नहीं बढ़ाता, ठीक है। और डिक्रीजेस नहीं, ये भी नहीं। ओके, आसान आसान एमसीक्यूज हैं, सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं ताकि आखिरी दिनों में जाकर जो पेंडेंसीज हैं वो सिर्फ पिछले टॉपिक्स की हों। IAS 16, 36, 23 इनमें कुछ चीज़ छोटी मोटी रह गई। IAS 16 में ज़्यादा चीज़ें रही हुई हैं ना, क्योंकि वो पहले ही 22 दिन पे पहुंच गया था। हमने कहा माफ़ी दे दे भाई, फुली टैक्सेड ऐसे वाला सवाल नहीं किया हमने, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड नहीं, छोटी छोटी एग्जांपल्स रहती हैं। ये सारे काम ना असल में हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे IAS 8 के बाद 3 बड़े टॉपिक्स रहते हैं, जिनमें एक NPO है 6 दिन, EPS है 6 दिन का टॉपिक है मेरे हिसाब से, NPO है 7-8 दिन का मेरे हिसाब से, कैश फ्लो है मेरे हिसाब से 10 से 11 दिन का। तो हम एंड पे जाके ना, जब 20 जनवरी आता है उससे पहले ही मैं ये नहीं करता कि सारा टॉपिक खत्म करें तो चलो अब रिवीजन शुरू करें, क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं। तो मैं आखिरी टॉपिक जो भी होता है उसमें फिर हाफ लेक्चर पढ़ाता हूं और हाफ लेक्चर में हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। वो रिवीजन बेसिकली रिवीजन नहीं होती है कि जो किया हुआ मैं नोट बनवा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। गैप एनालिसिस होता है, क्या चीज रह गई, हड़प्पा वाले सवाल की डिस्कशन रह गई है जी, क्या चीज रह गई है जी, वो आपने फुली वेबसाइट का सवाल नहीं करवाया हुआ, क्या चीज रह गई है जी, वो आपने पीपी में से डिस्काउंट माइनस करने का बताया नहीं, उसका ट्रीटमेंट। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। कोई बच्चा ऐसा भी हो क्लास में, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो ये पेंडेंसीज की लिस्ट बनाता हो और फिर एंड पे मुझे 15 दिन पहले क्लासेस खत्म होने से कहे सर ये सब कुछ पेंडिंग है, कसम से ये ख्वाहिश है मेरी, लेकिन वो सारा काम मुझे करना पड़ता है एज यूजुअल, इस दफे मुझे करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा बच्चा अभी भी नियत कर सकता है कि मैं इंशाल्लाह पेंडेंसीज की लिस्ट बनाऊंगा और मैं सर आपके साथ शेयर करूंगा। आप तो मैंने तो अपनी तसल्ली करनी है, मैंने सिलेबस आउटलाइन पकड़नी है, मैंने ICAP की पूरी किताब पढ़नी होती है, मैंने अपने बुक को पढ़ना होता है, जो चीज़ लगे कि कमी है उसको पूरा करना होता है। लेकिन अगर कोई और भी मेरे साथ ये काम कर दे तो मेरी तसल्ली के लिए मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों ने भी बताया, लेकिन ये ख्वाहिश पिछले कई साल से मेरे दिल में है, दिल में ही। एक मिनट जी बेटा, उस दिन नहीं, एक जगह लिखते रहो, क्योंकि वो एड्रेस भी तो होने हैं, ठीक है। स्टार PLC वाला सवाल डिस्कस होने से रहता है। देखो मतलब चीजें मुझे तो याद आ रही, ठीक है। आई कैन, आप लोग हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अभी से नियत कर लें। जो पिछली आगे तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, अभी तो ऐसे रूटीन है सेंट इक्विटी से। देखो हम एक MCQ आसान मुश्किल सारे करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले वाली कोशिश तो करेंगे, कहीं ना कहीं लिखी हुई किसी की होंगी चीजें, एक जगह पे लिस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है? कुछ भी रह ना जाए, कुछ भी रह ना जाए, हैं, इसको इंश्योर करना है। तो यार ICAP की वेबसाइट से किसी ने सिलेबस डाउनलोड करके भी कभी देखा है? प्लीज एक डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। यकीन बेशक रखो, लेकिन पता तो होना चाहिए आपको भी, ठीक है। बाद में आप भी तो देखो कि ये सब कुछ था, हुआ या नहीं हुआ। ICAP की किताब आप एक नजर पढ़ लो, चैप्टर पूरा करो तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का टॉपिक हमने पूरा किया, उसको एक नजर सिर्फ रीड करो। यार इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी और किताब में, क्योंकि ICAP कहता है किताब में जो चीज है वो टेस्ट हो सकती है, निकल आई है, निकल सकती है, मैं भी इंसान हूं, निशान लगाओ, लिख लो। तो ये ऑनवर्ड्स के लिए तो ये तरतीब है, जो टॉपिक पूरा हो जाए मेरी तरफ से IAS 1 आज पूरा, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी पूरा हो जाना है। ये चैप्टर ICAP की किताब में से पढ़ना है आपने जाके, जब टाइम मिल जाए थोड़ा ऐसे बस रीड करना है, बस ऐसे गो थ्रू। हाँ डिविडेंड, हाँ शेयर राइट इशू, हाँ सारा कुछ आता है, हमें सब पता है, ठीक है। बस सही है, ये इंश्योर करोगे ना, आज से ऑनवर्ड्स तो करो। जो गुजर गया चलो वो तो गुजर गया, अब तो कर सकते हो ना ये, ताकि हम इंश्योर कर लें कि जो कुछ अब आगे तो किस्मत की बात है। ICAP की किताब में जो कुछ है सब पढ़ लिया, पास पेपर्स अच्छे से डिस्कस कर लिए, सिलेबस में जो था कर लिया, अब पर्चे में फिर मेहनत करके गए हैं, अल्लाह पाक पास भी कर देंगे, लेकिन अपनी तरफ से तो गुंजाइश नहीं छोड़नी, करेंगे ना इंशाल्लाह। टाइम ज़ाया हो गया बहुत। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एडिशनल शेयर इश्यूज? शेयर इशू से शेयर कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन रिटेन नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। डिक्रीज इन शेयर इशू करने से शेयर कैपिटल डिक्रीज होता है क्या? नहीं। डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स, अगर बोनस इशू लिखा होता तो हम शक में पड़ते कि रिटेन्ड अर्निंग्स कम होती हैं, लेकिन फिर उसका असर यह होता कि वो ऊपर लिखता 2, ऐसी दो चीजें, और शेयर कैपिटल भी बढ़ता, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो फिर इस तरह का सवाल बदल जाता ना। इस करंट सवाल के अंदर तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि इंक्रीज हो जाता है शेयर कैपिटल नए शेयर इशू करने से। ओके, नंबर 29, Xavier issued 5,000 shares of its ₹10 par value to its shareholders. These shares were issued at a premium of 25. करेक्ट जर्नल एंट्री क्या है? ये सिंपल, 5,000 शेयर इशू किए हैं, पार वैल्यू उनकी 10 थी, 25 रुपए पे की है तो 15 रुपए का प्रीमियम है। तो ये एंट्री आपको सिखाई हुई है। ये एंट्री कौन से ऑप्शन में पड़ी है देख लो,
बाकी तीनों सही नहीं है, चेक कर लो। कितने बच्चों ने ये एमसीक्यू किए हुए हैं, माशाल्लाह। पढ़ने आप भी थोड़ा थोड़ा लग गए हैं, बता रहा हूं अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ये भी मौका है पढ़ने का अभी से। ये कल वो वाली कल है जो सिबी वाले ग्रॉस प्रॉफिट के साथ मैंने लिखी हुई है, कल आई नहीं। ये वो कल है जो मैंने फुली टैक्सेड एसेट के सवाल के साथ लिखी थी, कल करेंगे, अभी तक आई नहीं, अब एंड पे जाके आएगी। तो आप अगर कल करते हुए एंड पे ले गए तो फिर बहुत बोझ पड़ जाएगा। मैं तो करवा ही दूंगा छोटी मोटी चीजें, ये वो कल है। तो कल बड़ा खतरनाक है, आज से शुरू करना है, अभी से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है भाई। बहुत 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 फायदा हो जाएगा इससे आपको। ये 1.25 महीने की जो मेहनत है, जिसमें 40-45, बल्कि आइए सेट डाल देते हैं, 40-45-50 नंबर के करीब, 40 नंबर तो आ ही जाते हैं इसमें से, ये आपके बिल्कुल पक्के तैयार होंगे। आखिरी महीने में ये आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के बाद, ठीक है। और जो पुराने टॉपिक्स हैं उन पे टाइम ज्यादा लगेगा आपका, इन पे नहीं लगेगा। ये अभी तैयार करो, इससे फायदा हो जाएगा। पास होने वाले बच्चे अब से पढ़ने लग जाओ। ये 1.5 महीना प्लस फरवरी का महीना जो घर पे बैठना है, ये थोड़ा सा अपनी रूटीन आगे पीछे कर लो, आराम, खेलना कूदना। उसके बाद इंशाल्लाह मार्च के अंदर पर्चों के बाद वेव स्किल कर लेना, करोगे ना इंशाल्लाह जी। डायनेस्टी इशूड 1 मिलियन रुपीज 10 शेयर। भाई ये इस तरह से ना लिखा हो, ये समझना सीखें। 1 मिलियन 10 रुपीज शेयर्स का मतलब क्या होता है? वो शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 1 मिलियन शेयर्स इशू किए। अब यूं लिखा होता है, आगे जाके ईपीएस में भी ये बात देखेंगे, यूं लिखा होता है इशूड डिबेंचर्स ₹10, ₹100 डिबेंचर्स, ₹10 लोन नोट्स, ₹10 शेयर कैपिटल। इसका मतलब होता है वो शेयर कैपिटल, वो लोन नोट, वो डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 10 है, 100 है, जो लिखी होती है, ठीक है। तो जुमला पढ़ो। डायनेस्टी लिमिटेड इशूड 1 मिलियन ₹10 शेयर्स। 1 मिलियन ₹10 शेयर्स का मतलब क्या है? वो शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 है, वो 1 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं एट 50 ईच। 10 शेयर फेस वैल्यू है तो 40। अच्छा, अब कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मिलियन शेयर्स है ना, तो सुकून हो गया। 1 मिलियन इंटू 10 शेयर कैपिटल में जाना है और बाकी 40 शेयर प्रीमियम में। तो 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। शेयर प्रीमियम 50 से नहीं, ये गलत हो गया। ऑर्डिनरी शेयर बढ़ेगा 10 से, शेयर प्रीमियम बढ़ेगा 40 से, हाँ ये सही लग रहा है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ेगा 20, और यहीं भी गलत हो गया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ेगा 10 से, प्रीमियम बढ़ेगा 30 से, ये भी गलत है, ठीक है। सिंपल एमसीक्यूज। नेक्स्ट 31 हैंडसम। इसमें ना मुझे इस लाइन के अंदर ना थोड़ा सा झोल लगा है, लगता है इसमें कोई प्रिंटिंग एरर आ गया। बहरहाल इसको मैं देख लूंगा, ठीक है, लेकिन गुजारा कर लेते हैं पढ़ के। हैंडसम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द ordinary share capital of ₹150 million and share premium of 50 million at start, beginning of year. If the ordinary share capital is 250 million and share premium 120 million at the year end, how much did the ordinary shares with share premium issue raise? ये थोड़ा सा ना जुमला ऐसे अजीब सा है, इसको अलग से पढ़ो कॉमा डाल के। कहता है जी, अगर ओपनिंग पे इतना शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम है, क्लोजिंग पे इतना शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम है, तो फिर अगली बात क्या कह रहा है? हाउ मच, कितना, डिड द ऑर्डिनरी शेयर्स विद शेयर प्रीमियम इशू रेज्ड, कितने पैसे इसने रेज किए, ठीक है। अब ओपनिंग ये पढ़े हैं और क्लोजिंग ये पढ़े हैं। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं भाई। ये देखो, ओपनिंग 150 और 50, क्लोजिंग 250 और 120, ये लिखा हुआ सवाल में। तो बैलेंसिंग फिगर 100 और 70 आ रही है, टोटल कितनी आ रही है? तो इस शेयर इशू से रेज कितनी अमाउंट हो रही है? 170 मिलियन। ओके, इफ यू वांट टू टेक पिक्ट्यूरे, जरूरत नहीं है वैसे, सिंपल। मैंने सोचा था आज क्वेश्चन बैंक 3 भी करवाऊंगा और 2 भी करवाऊंगा और पास पेपर दोनों डिस्कस भी करूंगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बैंक 3 ही हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ, मतलब हो गया है तकरीबन, बाकी वो आपने करना है। क्योंकि जर्नल एंट्रीज रहती थी, मैं उन पे चला गया। मैंने सोचा था जर्नल एंट्रीज 2-4 मिनट में समझा के साइड पे कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये समझ आनी चाहिए सही तरह से, तो मुझे लगता है कि वो 20-25 मिनट लग ही गए थे उनको भी। चले, पर समझ आ गई, बाकी समझ आ जाना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे सेट पे जा रहे हैं, आगे सेट पे जा रहे हैं, बस थोड़े से एमसीक्यू रह गए हैं। देखो 33 कल, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मुझे जरा समझने में थोड़ा मसला आ रहा था, मैंने कहा देखता हूँ आराम से, स्कूल से टाइम नहीं था। 32 Gigantic Limited opening retained earnings was 150. It made a net profit for the year 30. During the year, ordinary dividend ₹50 पैसा पर शेयर was paid on 40 million ordinary shares. वैसे तो आपको मैंने कहा हुआ है कि ऐसी सूरत में आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय, ये पता ही कोई नहीं, सवाल में कहीं फेस वैल्यू गिवन नहीं थी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। पर शेयर डिविडेंड उसने दिया है और साथ में उसने नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए हैं,
वरना शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ सकते हैं, वो फेस वैल्यू होती तो शेयर कैपिटल निकालते परसेंटेज, जो तरतीब थी वो नहीं लग सकी, कोई मसला नहीं, गुजारा तो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। पर शेयर डिविडेंड दिया और नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए तो पूरा टोटल डिविडेंड निकल सकता है, नहीं निकल सकता, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड पर शेयर से, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, 8 आने पर शेयर हमने पे किया, 0.5 रुपीज दिए है ना, आधा पैसा आधा रुपया, ठीक है। तो 0.5 रुपीज पर शेयर was paid on 40 million ordinary shares, ठीक है। तो फिर ये डिविडेंड कैसे निकलेगा, अब 0.5 रुपीज है और शेयर्स कितने हैं 40 मिलियन शेयर्स इंटू रुपीज 0.5, तो ये कितना बन गया 20 मिलियन रुपीज का डिविडेंड बनता है। अब वो कहता है व्हाट वाज द रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ओपनिंग गिवन प्रॉफिट फॉर द ईयर भी गिवन 30 मिलियन और डिविडेंड भी निकाल लिया 20 मिलियन, तो क्लोजिंग पे आ सकते हैं, वेरी सिंपल। 150 ओपनिंग है, डिविडेंड दिया 40 मिलियन शेयर्स पर ₹0.5 पर शेयर, 20 मिलियन का, प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 है, क्लोजिंग 160 आ गया, सिंपल है, मुश्किल कोई भी नहीं है इसमें। तो 160 मिलियन का ऑप्शन बी है, ठीक है, सही है। 33 कल करेंगे, 34 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, टैक्सेशन की एंट्री आती है, लॉन्ग टर्म लोन की, रिवैल्यूएशन रिजर्व की एंट्री नहीं आती, इसका कॉलम होता है, ठीक है। तो गेन आने पर, रिवैल्यूएशन गेन आने पर चेंज इन इक्विटी में एंट्री होती है जो जाती रिवैल्यूएशन रिजर्व के कॉलम में है, ठीक है। तो दोनों जब दिए हुए हैं तो सी। मुझे बहुत तरस भी आ रहा है तुम लोगों पे, जुम्मे है बिठा दें, फिर कल हो गया हफ्ता है, वीकेंड है बिठा दें, फिर संडे के बाद मंडे पहला दिन है वीक का, पहले दिन ही बिठा दें। सोल्यूशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 21 कंपनी, अच्छा ये अच्छा एमसीक्यू है, ये करने के बाद आप लोगों को मैं बिठा देता हूं, ठीक है। आ जाओ बैठ जाओ सारे, कल दोबारा खड़े हो जाना मेरे आने से पहले, आ जाओ बैठ जाओ। ऑनेस्ट बच्चे हैं ये, इंशाल्लाह पास होंगे, आप देखना, आप लिखवा लो, मुझसे लिखवा लो, जो 2 नंबरी की हुई अल्लाह उनको हिदायत दे, पास उनको भी कर दे, बदुआ तो नहीं, ना उस्ताद दे सकता है ना दोस्त दे सकते हैं, अच्छा। लेकिन ये तो कंफर्म जनती है ना, कंफर्म पास है इंशाल्लाह देखना, ये सलाह ले रहे हैं, या आइंदा के लिए इनको सबक आ रहा है, ठीक है। ये शर्मिंदा भी हैं सारे, शक्ल से नजर आता है, शर्मिंदा भी हैं, बस इतनी चीज चाहिए होती है, शर्मिंदा हो गए, मेहनत करेंगे, पास होंगे, पास तो बंदा हो ही जाता है, सीए में ऐसी बात नहीं पास नहीं होती, हम भी तो हो ही गए जी। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 टू 380, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो जो स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मैंने सिर्फ वो कॉलम बनाया जो डाटा दिया हुआ था उसका, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 300 टू 380 एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन, और वो है भी क्या चीज, लैंड। एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज प्रॉपर्टी हैड बीन वैल्यूड एट, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कंपनी रिजर्व इंक्रीज हो गए 300 से, वो कहता है इसकी वैल्यू कितनी थी लैंड की 810, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इस वैल्यू को देखकर लगता था ये फेयर वैल्यू है, ठीक है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। बात यह है कि कह रहा है एट स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी प्रॉपर्टी हैड बीन वैल्यूड एट, कंपनीज प्रॉपर्टी हैड बीन वैल्यूड एट 810 का मतलब ये बुक वैल्यू, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, माना, लेकिन कोई गल नहीं, इसके अलावा कुछ हल भी नहीं निकलना था, देख लो 810 क्या है, बुक वैल्यू। अब assuming that no property was disposed during the year, which of the following statement is true? अब मुझे बताओ 300 से 380 पर रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट आया है, तो 80 रुपए से बढ़ा है? नहीं, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी तो होती है, लैंड है, इसलिए जो सरप्लस आया है बस वही आया होगा, इस साल कोई ट्रांसफर यहां से निकलकर रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं गई होगी, ये शुक्र है कंफर्म हो गया। इसका मतलब 80 से इसने बढ़ना है, कम तो सिर्फ तभी होना है जब ये लैंड बिकेगा, और वो कह रहा है कोई चीज बिकी नहीं है, तो इसका मतलब ये वो है जो टीसीआई हम लिखते थे, ठीक है ना, जिसमें रिवन सरप्लस, टीसीआई में रिवन सरप्लस कॉलम में जाता था और पैट रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है ना, ये वो 80 है। अब ये 80 रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर है, ये हमें गिवन था और हमने फेयर वैल्यू बैलेंसिंग निकालनी थी, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। पढ़ के देखो, उसने फेयर वैल्यू और बिल्डिंग की मांग ली थी, ठीक है। क्या कहते हैं, assuming that no property was disposed during the year, which of the following statement is true? The property's revalued amount is 890, yes, ये तो सही है, अभी देखा हमने। Property's revalued amount is 1190, no. Property revalued amount is no. Property revalued amount is, तो revalued amounts given थी जिनमें सिर्फ एक ही सही आती थी और वो है ए ऑप्शन, ठीक है।
और सही है, ठीक। अब मेरी तरफ से इस चैप्टर में कोई चीज़ नहीं रह गई। अब आपने तसल्ली करनी है, आईकैप की किताब ओपन करके उसमें भी देखना है। हाँ, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स जहाँ आए उसको देखने के लिए आपने एग्जाम गाइडेंस जो अभी अभी अपलोड हुई है उसको भी ओपन करके देख लेना है। उन्होंने कहा रिडेम्पशन अब एग्जामिनेबल नहीं है। और तो और एनपीओ में भी उन्होंने कहा है 2 मेथड से ना, तो जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है वो गालिबन उन्होंने जान छुड़ा ली है आपकी कि वो भी नहीं है। तो बड़े सुकून हो गए हैं, सुकून ऐसे लोशे जी। IS8। अच्छा जी, पिछली क्लास में मैंने बच्चों को कंपैरिजन में सारा रेट दिखाया। आप देखना पसंद करेंगे? नो सर वाले आंखें बंद कर लें, दिमाग और कान बंद कर लें। ये IS8, ठीक है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो जिस साल में खड़े हैं उस साल को नहीं, बल्कि जहां से वो पॉलिसी अप्लाई की है वहां से सही करके आना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है हमारा, जो अभी आज भी ओपन होता रहा साथ साथ, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, हम 3 में खड़े थे, पॉलिसी बदली और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया 2001 से। इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई 2 साल की, चेंजेस इन इक्विटी हमने बनाई 2 साल की, बैलेंस शीट हमने बनाई 3 साल की। ये बात हो गई खत्म। अब आए नोट पर, तो नोट में भी इनकम स्टेटमेंट 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की बनाए। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। वंडर लिमिटेड, क्वेश्चन बैंक 1, इसमें प्रायर ईयर एरर पकड़ा था, उसकी करेक्शन थी। प्रायर ईयर एरर करेक्शन थी, तो नोट की तरफ बाद में आते हैं। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 2 साल की, चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे 2 साल की। खड़े कहां हैं? 15 में। तो 14 और 15 की इनकम स्टेटमेंट, 14 और 15 की चेंज इन इक्विटी और 13, 14, 15 की बैलेंस शीट 3 साल की। वहां पर उसूल वही है, ठीक है। लेकिन जब नोट में आए तो नोट में आकर जिस साल में खड़े हैं उस साल को प्रेजेंट नहीं करना। ये लिख के इसलिए काटा था कि ये याद भी रहे और जरा रिवीजन उस वक्त चल रही थी तो जरा एक जैसा काम हो जाए, ठीक है। असल पता है क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज जो है स्टैंडर्ड कहता है उसके असरात करंट ईयर पे भी बताओ कि जो पॉलिसी बदली है उससे हमारे करंट ईयर पे क्या असरात पड़े हैं। लेकिन ये मेरे बच्चों एरर है। इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है और हम यूजर को क्या बता रहे हैं, हमने ये गलती की थी ड्राफ्ट में, फिर हमने इस गलती को सही किया है और आपके पास सही वाली आई है। यार बेवकूफो, गलती अपनी बताते फिर लोगों को। अभी आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद ऑडिटर आके चेक करता है, खुद गलतियां पकड़ते हैं, वो गलतियां पकड़ते हैं, गलतियां सही होती हैं। उस साल के अंदर तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो क्या सारी गलतियां यहां पर लिख के बताते हैं हम? बात समझिए। पॉलिसी चेंज का एक इंपैक्ट दिखाना चाह रहा था स्टैंडर्ड, उसने करंट ईयर को भी नोट में दिखाया, लेकिन एरर करेक्शन के नोट के अंदर करंट ईयर को प्रेजेंट हमने नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब फिर इस नोट में आके इनकम स्टेटमेंट 15 में खड़े हो तो सिर्फ नोट के अंदर 14 की प्रेजेंट होगी, और बैलेंस शीट की जब आइटम्स पे आओगे तो 15 में खड़े हो तो 14 और 13 आएगी। वो अलग बात है कि 13 में हमारे पास कोई डाटा था नहीं इस सवाल का, वरना उसूल के तौर पे ये 3 ही है, ये 2, जैसे ये 2 थे और ये 3, ये भी 2 और 3। लेकिन एरर करेक्शन नोट में करंट ईयर को हमने प्रेजेंट नहीं करना। ये मैंने घर पे बैठ के बना लिया था तो इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और तीसरी चीज जो है इस टॉपिक की वो क्या है, चेंज इन एस्टीमेट का नोट, और वो तो बहुत सिंपल है, वो हमने बचपन से कई बार बनाना सीखा हुआ है। बस इसमें अब रेसिडुअल वैल्यू को मैंने इनपुट करना है किसी वक्त में, आज तो नहीं हुआ, कल में छोटा सा सवाल करवा लूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में पढ़े मैं 1-2 आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। हमने चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना सीखा हुआ है, लेकिन सिर्फ लाइफ वगैरह बदलती थी या मेथड बदलता था, अभी तक रेसिडुअल वैल्यू नहीं बदली थी। वो बदलेगी तो उसके असरात होंगे, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू बदलने से डेप्रिसिएशन बदलती है, तो उसके असरात वो देखेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल IS8 बस यही है, ठीक है। ये आपके सामने है। IS8 में ये 3 चीजें, एक बच्चा कहने लगा सर जो हम पढ़ रहे हैं IS8 में वो ये 3 चीजें, मैंने कहा नहीं IS8 में है ये 3 चीजें, इसका नाम पढ़ लो, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, प्रायर ईयर एरर करेक्शन रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट होगा, ये अप्लाई नहीं होती, रीस्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ये बेसिकली ना मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, आपको पता नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो हम सारा कुछ करेंगे, जब थ्योरी पे जाएंगे हाँ ये भी पढ़ लिया, हाँ ये इसी को सामने रख लेंगे, थ्योरी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चेंज इन पॉलिसी अगर हो तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं। जहां तक जा सको मुमकिन वहां से सही करके लाओ, चेंज करके लाओ। प्रायर ईयर एरर पकड़ा गया है तो जिस साल में पकड़ा गया वहां से सही करके आओ, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नहीं रीस्टेटमेंट। MCQs हैं इसके ऊपर, इस तरह से बन जाते हैं ये भी बात MCQ में आ जाती है। एरर लिखकर नीचे कहेगा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। अब जो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट लिखेगा उसका MCQ सही है, जो एप्लीकेशन को टिक कर देगा वो गलत है, समझ रहे हो। तो पॉलिसी चेंज तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी, और प्रायर ईयर एरर हो तो रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट होगी।
ठीक है। और अगर चेंज इन एस्टीमेट होगा तो वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, मतलब जिस साल खड़े हो उसको सही करो और फ्यूचर ईयर्स को सही करते जाओ। ठीक है, ये आपका ये सेट। इकट्ठी पिक्चर लेना चाहे कोई तो ले सकता है। ये एक तरह की समरी है आई सेट की। चेंज इन पॉलिसी, एरर करेक्शन, चेंज इन एस्टीमेट। नाम पढ़ लो चैप्टर के टॉप पे, नाम पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। क्या टॉप पे चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। पहले क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, तीन चीजें हैं। डन जी, चलो। अच्छा जी, अब एक चीज जो है वो पेंडिंग थी, वो थी जर्नल एंट्रीज। ये जो जर्नल एंट्रीज आपने वर्किंग 1 में देखी हैं बच्चों, ये जर्नल एंट्रीज वो रिक्वायरमेंट वाली जर्नल एंट्रीज नहीं है। लेकिन आपने गौर किया, इन जर्नल एंट्रीज के बगैर सवाल हो ही नहीं सकता था। ये सवाल को पैरों पे खड़ा करने के लिए जरूरी जर्नल एंट्रीज थी। ठीक है, हमने इनकम स्टेटमेंट भी इन्हीं एंट्रीज को देखकर बनाई, हमने चेंजेस इन इक्विटी भी इन्हीं एंट्रीज को देखकर बनाई, हमने बैलेंस शीट भी इन्हीं एंट्रीज को देखकर बनाई, हमने नोट भी इन्हीं एंट्रीज को देखकर बनाया, और रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज भी इन्हीं एंट्रीज को देखकर करेंगे। इसका मतलब बगैर इनके कुछ नहीं है। ठीक है, और ये काम आइए सेट में नहीं पहले पढ़ लिया हुआ है, ये बड़ा सुकून है। ठीक है, आइए सेट तो आपके सामने आ ही गया, नोट शोट री स्टेटमेंट ये वो सारा कुछ। ठीक है, अब यही जर्नल एंट्रीज को यूज करना है ना जी। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज को यूज करने के लिए मैंने जरा दोबारा कॉपी पेस्ट किया यहां पे। ठीक है, अब देखें, प्रॉब्लम समझें। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि 1 गायब हो गया, प्रॉब्लम समझे। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम यह है बच्चों कि क्या कर रहे हैं, मिटा क्यों रहे हैं, हम कहां खड़े हैं 2003 में। तो 2003 की किताबें खोलकर ये एंट्रीज तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 2003 में खड़े होकर 2001 की किताबें खोल के वहां एंट्रीज कर सकते हैं जाके? वो तो गुजर गया है। डोरेमोन थोड़े ही हैं आप कि आप टाइम मशीन में बैठेंगे और 2001 में जाकर निकल आएंगे और वहां की किताबें वहां पे जाके ओपन करके एंट्रीज कर लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। बात समझे हो? तो प्रॉब्लम समझ आई? अब भाई बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आई? जरा साथ हैं, डोरेमोन नाम सुन के सारे डोरेमोन हंसने लग गए। डोरेमोन और डोरेमोनिया। अच्छा सुने प्लीज, इधर देखें। इन सारी एंट्रीज में बैलेंस शीट आइटम भी हिट हो रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम भी हिट हो रहे हैं। बैलेंस शीट वाले आइटम्स को हम 3 में खड़े होकर हिट मार सकते हैं। उसकी वजह क्या है? बैलेंस शीट आइटम्स एज ऑन होते हैं। अगर प्लांट है तो ये प्लांट अभी भी पड़ा हुआ है तो हम हिट मार सकते हैं इसको, सही है। लेकिन ये जो इनकम्स एक्सपेंसेस हिट हो जाते हैं 3 में खड़े होकर, हम उनकी प्रॉफिट एंड लॉस को तो हिट नहीं कर सकते 1 और 2 के। प्रॉब्लम समझ आई है? अब इस एंट्री को करना कैसे है? 2 एंट्रीज होती हैं, एक दो मौकों पर एंट्रीज, मतलब दो हिस्सों में एंट्रीज को बांट रहा हूं मैं। ठीक है, एक वो साल्स हैं जो गुजर चुके हैं, 2001 और 2 के साल्स की एंट्री स्टैंडिंग इन 2003। खड़े तो 2003 में है ना। ठीक है, इसका मतलब अभी साथ नोट ना करो, इधर फाइनल वर्जन नोट करना है। ठीक है, या तेरी मेहरबानी जी। हमने क्या करना है जी? जर्नल एंट्रीज ऑफ 2001 एंड 2002 स्टैंडिंग इन 2003, स्टैंडिंग इन 2003। ठीक है, ये पहला मसला है। ठीक है, ये मसला हल होने के बाद फिर 2003 की एंट्रियां 2003 में कर लेंगे, वो अगला स्टेप है। ठीक है जी, अब ये जो काम हमने करना है इसके लिए एक उसूल उर्दू में लिख रहा हूं, वो उसूल अप्लाई करवाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है इसलिए मजे का अप्लाई नहीं होना। मैंने एक एग्जांपल बनाई है नीचे। अभी इसमें ना पिछली क्लास में मैंने ये काफी एंट्रीज डाली ऐसे ही अज्यूम करके, लेकिन मुझे लग रहा है ब्रेक में बैठा था, मुझे लग रहा था नहीं 2-3 और डाल देंगे आपकी क्लास में, कल उनको भी दिखा देंगे। ठीक है, प्यास नहीं बुझ पाए, बहुत सारी एंट्रीज हो फिर उससे वो सही समझ आता है। ठीक है ना, खैर अभी छोड़ो, अभी तो इस साल की बात करें। उसूल क्या है? उसूल ये है कि हम बैलेंस शीट आइटम्स को, बैलेंस शीट आइटम्स की एंट्री करेंगे और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को इग्नोर करेंगे। क्योंकि हम कहां खड़े हैं बेटा?
2003 में बैलेंस शीट तो है ना हमारे, मतलब वो तो एज ऑन होती है, वो एसेट्स हैं, वो तो अभी भी आ रहे होंगे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स हैं वो हमारे पास वो हिट नहीं हो सकते इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हम बैलेंस शीट आइटम्स को की एंट्री करेंगे और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को इग्नोर कर देंगे। अब जरा ये करके देखते हैं, ठीक है। एंट्री कंबाइंड करनी है, कंसोलिडेटेड कंबाइंड, दोनों साल की एक कंबाइंड एंट्री होने लगी है, ठीक है ना। ये कंबाइंड, अब दोनों साल को जरा मिलाकर देखो। बैलेंस शीट आइटम कौन सा है? प्लांट 15 से डेबिट, प्लांट 17 से डेबिट, ठीक है। तो टोटल में कंबाइन करें तो प्लांट क्या हुआ है? डेबिट ही हुआ है ना, ठीक है। तो प्लांट 15 जमा 17, अब ये दोनों तरह से हो सकता था बच्चों, ऐसे भी हो सकता था, इधर 15 से डेबिट हुआ, अगली एंट्री 17 से क्रेडिट हो जाता, तो नेट करके 2 का क्रेडिट निकलता। इस तरह से करना है हमने, ठीक है ना। ये सही समझ नहीं आ रहा है इसलिए तो इतनी लंबी एग्जांपल बनाई है, इसमें भी 1-2 और ऐड करने लगा हूं, जरा अच्छा सवाल बन जाएगा, ये तो सवाल ही बड़ा आसान है, ठीक है। अब प्लांट डेबिट हो गया कितने से? 32 से। लो भाई ये तो हमने कर लिया, डेबिट साइड 32 से बढ़ गई, अब क्रेडिट खाली पड़ा है, पहली बात। और दूसरी बात, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को तो हमने क्या करना है? इग्नोर। अब बस यही करना था, अब ये एंट्री तो हो गई। अब 32 का क्रेडिट रहता है, ये जो क्रेडिट है ये हम रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दिया करेंगे। कहां फेंक दिया करेंगे जी? रिटेन्ड अर्निंग्स, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने क्या किया, हम बैलेंस शीट आइटम्स की एंट्री करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को इग्नोर कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर को, और बैलेंसिंग फिगर, ये बहुत आसान है इसलिए समझ नहीं आ रहा, मजे की बात, मुश्किल में ज्यादा अच्छी समझ आएगी, अभी देखना, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर को रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक देंगे, फेंक देंगे जी। ये उसूल लिख लीजिए अपने पास कहीं, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, 2003 में खड़े होके पिछले साल की एंट्री की है, ठीक है। तो पिछले साल जितने भी हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 साल जितने भी हैं, उनकी एंट्री कंबाइंड करनी है। और कंबाइंड एंट्री का तरीका क्या है? हमने बैलेंस शीट आइटम्स की एंट्री करनी है, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को इग्नोर करना है, और एंट्री को बैलेंस करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग में। अच्छा अब पता है क्या मसला था असल में, जरा डीप डाउन जाके बात लॉजिकली भी समझ लेना। खड़े हम 2003 में, 2001 और 2 में एक ऐसा मामला हुआ जिससे 15 और 17 से एक्सपेंस क्रेडिट यानी कम हुआ। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास है नहीं, पर प्रॉफिट्स तो बैलेंस शीट में आए पड़े हैं ना। कहां? रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो उनको हिट कर देंगे। अब एक्सपेंसेस सुन लो, ये अहम बात है, नोट भी हो जाएगा, सुनना ज्यादा अहम था, मैंने इतनी लंबी कहानी बोली है, रोक दो लिखना फजूल लोगों, बड़ी अहम बात हो रही है, सुनो फिर से। अब स्टॉप, रिवाइंड, स्टॉप, प्ले। मैं ये कह रहा हूं कि 2003 में खड़े हैं, 2002 और 1 में एक ऐसा मामला हुआ था जिससे एक्सपेंस 15 और 17 टोटल 32 रुपए से क्रेडिट यानी कम हुआ। लेकिन हमारे पास, कुछ बच्चे भी नोट कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, हमारे पास 2001 और 2 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, लेकिन हमारे पास 2001 और 2 के प्रॉफिट्स का इंपैक्ट तो आया पड़ा है। कहां पे? बैलेंस शीट में, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो हम प्रॉफिट के ऊपर होने वाले इस इंपैक्ट को रिटेन्ड अर्निंग्स पे डाल देते हैं। अब एक्सपेंसेस पिछले 2, 3, 4, 5, 10, 15 जितने भी साल थे, ठीक है, उन साल में एक्सपेंसेस टोटल 32 रुपए से क्या हुए हैं? क्रेडिट। ये ऑपोजिट भी हो सकता था, कोई डेबिट क्रेडिट नेट भी हो सकता था, ठीक है ना। तो 32 से क्या हुए हैं? क्रेडिट। एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग्स को भी बढ़ाता है। रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट नेचर की चीज बढ़े तो क्या होती है? क्रेडिट। तो काम तो वही हो गया, काम वही किया है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना, ये तो गड़बड़ कर देगा। ये तो इस एक्सपेंस वाले आइटम को भी देखना पड़ेगा, इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है। भाई नहीं, आसान काम है, आसान काम। बैलेंस शीट के जितने एसेट्स, लायबिलिटीज जो भी हैं, वो सारे के सारे उठाओ, उनकी एंट्री करो, और बैलेंसिंग फिगर को कहां फेंक दो? रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक हो गया? सेकंड स्टेप। अगला काम क्या है? जर्नल एंट्रीज ऑफ 2000। अब जर्नल एंट्रीज ऑफ 2003 हमने करनी है, और स्टैंडिंग इन 2003 ही करनी है। अब ये तो अपने साल की एंट्रीज है, अब क्या इनके भी प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास नहीं है? तो फिर जंगलों में निकल जाएं, ठीक है। स्टैंडिंग इन 2000, ठीक है बच्चों। तो ये तो भाई अपना साल है, ओके। तो बोलो तो इस साल की एंट्रीज तो हम इसी साल में खड़े होकर कर सकते हैं ना। तो ये जो हिस्सा होगा, यानी जिस साल में हम खड़े हैं, ये वाला साल जो होगा, इसमें कुछ कंबाइन नहीं करना, कोई ऐसा रूल नहीं लगाना, बल्कि
आपने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना है। क्या मतलब, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ठीक है जी, कॉपी स्लैश पेस्ट, यानी जैसी एंट्रीज 2003 वाली पड़ी हैं वर्किंग में वो एज इट इज उतार के यहां लिख लेनी है। और वो कितनी, एक ही एंट्री है, और वो क्या है, प्लांट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। भाई 2003 है ना, अब एक्सपेंस आ सकता है, तो 9 और 9। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे करके सारी बात की। पर्चे में ये तस्वीर बाद में, चलो तस्वीर ले लो, पहले तस्वीर ले लो, इसकी तस्वीर ले लो, नोट नहीं करना, तस्वीर लें फिलहाल, बाद में नोट करना हो देख लेंगे, अभी मैं बात पूरी नहीं की ना। ये एक अलग थलग से उसूल बन गया ना, इसलिए इसकी तस्वीर कह रहा हूं ले ले। ये अप्लाई करते हैं हर सवाल पे। ठीक हो गया। अब ये ऐसे थोड़ी है कि हम यूं करके एंट्रीज उठाएंगे और फिर ऐसे कॉपी पेस्ट और कंबाइन, नहीं। अब पर्चे के अंदर क्या करना है, पर्चे में तो ये वर्किंग हुई पड़ी है, जिस वर्किंग से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, चेन इक्विटी बनाई, बैलेंस शीट बनाई, नोट बनाया और फिर एंट्रीज करने लगे हैं। अब हम खड़े हैं 2003 में, तो 2003 में खड़े होकर एक और दो को क्या करेंगे, कंबाइन। अब डायरेक्ट करना है यहां पे। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी प्लांट डेबिट। अब यहां से देखो, प्लांट डेबिट 15 से, प्लांट डेबिट 17 से, तो नेट में प्लांट डेबिट ही हुआ, टोटल 32 से। हमने यहां पर एंट्री लिखी, प्लांट डेबिट 15 जमा 17, टोटल 32 से। ठीक है, और बस कहानी खत्म। एसेट बैलेंस शीट आइटम सिर्फ ये एक ही था, प्लांट, उसको लिख दिया। तो दूसरा इंपैक्ट रिटेन अर्निंग्स, और इसके साथ बैलेंसिंग जरूर लिख देना। ये हमने बैलेंसिंग निकालना है बच्चों, खुद से जबानी नहीं सोचने लग जाना। मल्टीपल चीजें आएंगी तो मसला होगा उसमें, इसमें तो चलो नजर आ रहा था। तो ये 32, ये पर्चे के अंदर ऐसे चल रहा है काम। ठीक है, एक एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री जो उन्होंने रिक्वायर किया है, अब 2003 की एंट्री करनी है, स्टैंडिंग इन 2003, कोई अंग्रेजियां लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझा दिया वो जो जहां पे समझाना था। ठीक है ना, यहां पे बस एज इट इज वो एंट्री उठाओ, प्लांट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट 9 रुपए से। ठीक है जी, ये दो एंट्रीज, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट ई। ठीक है जी, सही है। तो ये अपने सवाल का हिस्सा बना लें, रिक्वायरमेंट ई रहती थी, ये पर्चे में लिखनी है और ये वहां से देखकर ऐसे लिख लेंगे। ठीक हो गया, जल्दी से इसको लिख लें अब, ताकि फिर मैं जरा सवाल को मुश्किल करूं। लेवल का सवाल बनाए ना, नहीं तो अभी लेवल इसका वो नहीं है। और असल में ना तेजी में बस ये कहता था बस ऐसे कर लो, पर वो मजा नहीं आना था बच्चों को, इसलिए मैंने कहा इस पर ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, जिंदगी सारी काम आना है। FR 2 में भी इसने काम आना है, इस एंट्री में। तो जो चीज के दूर रस असरात हों जी, वर्किंग दिखाता हूं, पहले बच्चे ये एंट्री लिख लें जी। ये वर्किंग दिखा दें भाई, कह रहे थे। ये अंग्रेजियां कंबाइन और ये सब नहीं करना, पर्चे में इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल मैंने बनाई, ये वाली, ये एग्जांपल है, ये सारा डाटा अज्यूम्ड है। ओके, ये बस क्लास में मैंने कहा 1 मिनट यार, बस बोलो यार, फिगर्स बोलते गए बच्चे। ये जो वर्किंग हम करते हैं, वर्किंग 1, ये वो वर्किंग है। मैंने कहा मिसाल के तौर पे हम 20 में खड़े हैं, 18 में एक ओहो प्लांट की गलती पकड़ी गई, 100 रुपए का प्लांट रिकॉर्ड होना था, गलती से रिपेयर कर दिया था, इस तरह की गलती थी। तो सही करने के लिए हमने प्लांट डेबिट रिपेयर क्रेडिट कर दिया। अब इसका डेप्रिसिएशन के असरात भी आ रहे हैं हर साल पे, मिसाल के तौर पे 10 साल रिमेनिंग लाइफ थी। ठीक है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, करने से रह गया, वो रिकॉर्ड कर लिया हमने। ठीक है, और सही है। एक आधी एंट्री इधर और करते हैं, 18 के अंदर हमने और उलझा देते हैं इसको। एक सेल रिकॉर्ड करनी थी, नहीं की, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 55 रुपये, वो भी 55, इधर भी 35 रुपये। और 19 में हमने एक परचेज रिकॉर्ड करनी थी, भूल गए, गलतियां, और इतनी ढेर सारी गलतियां मैंने कर दी, अब इससे ज्यादा और क्या हो, इतनी आती नहीं है सवाल में, 7-8 नंबर का सवाल आना होता है जी। 12 रुपये। ओके, मेरे ख्याल में काफी नहीं। चलो, अब हम खड़े हैं 2020 में, अब आएगा ना मजा। ठीक है, आप मुझे जर्नल एंट्रीज कर दो, ये काम हुआ फिर। चलो जल्दी करो, जर्नल एंट्रीज करनी है 2018-19 की स्टैंडिंग इन 20, और फिर 2020 की स्टैंडिंग इन 20। छेती छेती करें, आपके पास पूरा 1-2 मिनट। ये वर्किंग है, सब कुछ सही कर दिया हमने, ये वर्किंग है जिससे हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, चेन इक्विटी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, नोट बनाना है, और अब एंट्रीज कर रहे हैं। ये वाली स्टेज है ना, ये सब कुछ हो गया, ये वाली स्टेज है। ठीक है जी, ये सवाल कोई नहीं, ऐसा सवाल था ही कोई नहीं जिसमें इतनी चीजें आए, ना पास पेपर में, ना क्वेश्चन बैंक में, ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो इसलिए सवाल जल्दी जल्दी बना लिया हमने। इतनी चीजें नहीं आती हैं, 1-2 आइटम, 2-3 मैक्सिमम, किसी साल में 3 आ गए।
इसकी भी एंड पे पिक्चर ले लेना। फिलहाल सिर्फ सोल्यूशन करो, सवाल ना करते रहना, सवाल ना नोट करते रहना, सोल्यूशन करो सिर्फ, फिर विद सोल्यूशन पिक्चर ले लेना। कहीं प्लान डेबिट हो रहा है, कहीं क्रेडिट हो रहा है, कहीं कोई एसेट और आ रहा है, कोई लाइबिलिटी आ रही है, पता नहीं क्या हो क्या रहा है। मैं तो कहता हूँ 19 में एक और इंटरेस्ट पे चल रहे हैं। चले माफ किया, काफ़ी है ऑलरेडी, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। 1 मिनट गुजर चुका है, कोई एंट्री कर भी चुका है? 2 3 कैलकुलेटर पे कराना बेटा पर्चे में, ठीक है? हाँ, जैसे मैं कहूँगा। फिर आई कैप रिजल्ट भेजेगा नंबरों वाला। कैलकुलेटर पे भी अकाउंटिंग का सवाल होता है, रजिस्टर पे होता है सवाल, वहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं, सवाल नहीं होता। सवाल आपका रजिस्टर पे होता है, निकाल देना चाहिए ऐसे बच्चों को क्लास से बाहर। डिवीजन मेरे का ना होता, मेरे डिवीजन का ना होता। मौसम भी आगे आ गया, पता है, माल्टों का मौसम आ रहा है अब। आजकल इन लोगों से नहीं बिगाड़ के रखनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा भाई, माफी दे दो उसको, तुम्हें खिला दे सारे ला के। सारा साल मेहनत वो खिलाने के लिए करते हैं, जान रहे हो यार। जाओ उसके पास, जाओ मिलने जाओ, फिर जाकर देखो तो खिलाएगा भी सही। धूप जिस दिन हो उस दिन जाना ताकि खा तो सको। अच्छा जी, शुरू करें जी। कितने बच्चे कर चुके? काफी हैं, बाकी देख लें। इधर देखें जी, क्या करेंगे? 18-19 को क्या करेंगे? 18-19 को क्या करेंगे? कॉम्बाइने, ठीक है। अब कंबाइन करने के लिए उसूल क्या लिखवाया था कि आपने, वैसे ये एंट्री क्या है, हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ 2018 एंड 2019 स्टैंडिंग इन 2020। बहुत तफसीली कर दिया मैंने इस चीज को ताकि कभी मसला ना आए, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, हमने बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ना है। पहले आइडेंटिफाई करते हैं। बैलेंस शीट आइटम प्लांट है और इंटरेस्ट पेबल एक लायबिलिटी है, फिर प्लांट एक एसेट है, फिर डेटर भी एक एसेट है। बाकी रिपेयर एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्शन एक्सपेंस, सेल्स, ये सब इनकम स्टेटमेंट आइटम्स है, ठीक है। अब 1 बाय 1 अच्छा हाँ, अगला भी कंबाइन करना है। आगे चले तो फिर प्लांट है और फिर क्रेडिटर्स है, ठीक है जी। अब 4 चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं। एक प्लांट है, दूसरा इंटरेस्ट पेबल है, तीसरा डेटर है, चौथा क्रेडिट। ये 4 बैलेंस शीट आइटम्स हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई सवाल अगर होता तो मैं उसमें एंट्रीज करवा देता, लेकिन इतनी ज्यादा चीजों वाला सवाल था ही कोई नहीं हमारा, ठीक है। अच्छा, अब प्लांट पकड़ो जी। प्लांट को, प्लांट 100 से हुआ, कैलकुलेटर हाथ में हो, 100 से हुआ डेबिट तो प्लस 100 लिख लिया करो, ठीक है ना। पहले ही प्लस 100, अगर पहला ही क्रेडिट नजर आया था तो माइनस 100 लिख लेते, ठीक है ना। ये तरीका होता। 100 से प्लांट डेबिट और -10, फिर -10, और तो कहीं नहीं है प्लांट, तो नेट में प्लांट 80 से डेबिट। वेरी गुड। तो प्लांट लिखो यहां पर 100 -10 हुआ तो ये कितना बन गया? 80, ठीक है, डेबिट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप किसको लेना है जी? आपने डेटर्स को ले लो, ठीक है, डेटर्स को ले लो। तो डेटर 35 से हुआ डेबिट, बस एक ही है ना डेटर, तो ये 2 होते तो कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट तो नेट कर लेते, वो सिखा दिया ऊपर। कितना जी? 35। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल 5 से हुआ है क्रेडिट, अगर 2 बार होता तो प्लस कर लेते, कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट होता तो नेट कर लेते। नेट में डेबिट आ जाए तो डेबिट साइड पे लिखोगे, क्रेडिट आ जाए तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, ठीक है ना। कंबाइन करना है तो इंटरेस्ट पेबल बोला है ना, इंटरेस्ट पेबल लाइन छोड़ देते हैं। वैसे ऊपर लाइन छोड़ सकते हैं आप, बैलेंसिंग अगर डेबिट साइड पे आया तो रिटेन अर्निंग और क्रेडिट, नीचे तो लाइन वैसी खाली होती है, लेकिन मैं दरम्यान में एक लाइन छोड़ रहा हूं, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेबल इज अ लायबिलिटी, बैलेंस शीट आइटम, कितने से? 5 से, क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया जी? येलो में से सिर्फ 12 का क्रेडिटर का क्रेडिट होना रह गया, ठीक है। तो क्रेडिटर 12 रुपए से क्रेडिट। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ गिर रही है? नहीं, किस तरफ गिर रही है? क्रेडिट साइड पर। कितनी? 98 की फिगर है, इसको फेंक दो रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब ये ना आसान काम है, ठीक है, ये आसानी से ये काम आता है, लेकिन आप चलो आज का दिन है ना, आ रहा हूं, प्रूव भी कर देते हैं इसको। आप कैलकुलेटर्स पकड़ो जरा, हाँ कैलकुलेटर्स पकड़ो जरा, कैलकुलेटर्स पकड़ो जरा, पकड़ लिया जी।
एक एक्सपेंस 100 से क्रेडिट हुआ, पहले देखते हैं ना एक्सपेंस का इंपैक्ट टोटल, ठीक है। तो -100 एक्सपेंस -100 लिख लिया, फिर एक एक्सपेंस वो बाद में एंड पे देखेंगे, फिर प्लस मैं लिखता भी जाता हूं एक्सपेंस, ये एक्सपेंस की बात हो रही है, एक्सपेंसेस या इनकम, ठीक है ना, फिलहाल एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस क्रेडिट हुआ 100 से, ठीक है, कम हुआ। आगे एक्सपेंस, मैं इंटरेस्ट रेट वो नहीं लिखा, ठीक है, 5 बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया। फिर एक्सपेंस 10 से बढ़ गया, फिर इनकम 35 से बढ़ गई, इनकम प्लस, इसको अलग रख लेते हैं, इनकम प्लस 35, ऐसे ही है ना, क्रेडिट हो रही है। उसके बाद आगे बढ़ो, एक्सपेंस 10 से बढ़ा, फिर एक्सपेंस ही है, परचेज भी 12 से बढ़ा, तो एक्सपेंस प्लस 10, फिर एक्सपेंस प्लस 12, आगे बढ़ो, कितना मुश्किल काम है। फिर एक्सपेंस 20 से बढ़ा, फिर एक्सपेंस 10 से बढ़ा, प्लस 20, खैर जा, हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई, वो बाद में देखते हैं, वो तो वैसे ही करंट है, करंट में तो वैसे ही करंट होता है बड़ा। अच्छा इधर देखो आप, नेट में बताओ एक्सपेंसेस 63 से कम हो रहे हैं और इनकम 35 से बढ़ रही है, तो फिर अगेन क्या बन गया, नेट, नेट में एक्सपेंस गड़बड़, कोई गलती की है। देखो एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को, अलग रखो, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, एक एक करके, -63 ये ऐसे, और ठहर जाओ, और ये इनकम अकेली है, ये ऐसे। अब आओ रूल 1, वो बचपन वाला, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, कितने से, 63 से। और आगे इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है 35, तो टोटल में प्रॉफिट बढ़ गया 98 से। प्रॉफिट का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएगा, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब हुई 98 से ही है, लेकिन इतनी लंबी एफर्ट के बाद ये काम नहीं करना हमने, ठीक है। और भाई सही है, 98 पे पहुंचे ना, कैसे खप खप के, गलती के चांसेस अलग, तो भाई ये काम नहीं करना, ठीक है, ये काम बिल्कुल भी, ये सिर्फ प्रूव करना था आपको कि बात वही हो रही है जो आप चाह रहे हैं कि हो, लेकिन तरीका आपको आसान दे दिया। एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्रीज करोगे उठा के, इनकम्स एक्सपेंसेस को इग्नोर करोगे, बैलेंसिंग फिगर जिस तरफ आए आंखें बंद करके उसके आगे लिख दो रिटेन्ड अर्निंग्स। डेबिट साइड पे आए तो मतलब लॉसेस ज्यादा होंगे, वो कम कर रही होगी, ठीक है। और अगला काम क्या है, ये एक एंट्री है, यानी पिछले जितने साल भी होंगे उनकी एंट्री एक ही होगी, एक एंट्री होगी, लेकिन जो करंट ईयर है उसकी जितनी एंट्रीज पड़ी हुई हैं वो कॉपी पेस्ट है, वो 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, वो सारी लिखनी पड़ेंगी, पर पीछे जितने मर्जी साल हों उनकी एंट्री कंबाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या है जी हमारा, जर्नल एंट्रीज ऑफ 2020, स्टैंडर्ड 2020, ठीक है, तो वो तो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज क्या किया करते हैं जी हम, कॉपी पेस्ट, ओके। तो ये एज इट इज उठाकर यहां पर ले आएंगे, ठीक हो गया बच्चों, एज इट इज कॉपी पेस्ट। बोलो भी जल्दी से, परचेज डेबिट क्रेडिटर, बगैर सोचे समझे, परचेज डेबिट क्रेडिटर्स कितने से, 20 से। नेक्स्ट डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से, ये तीसरी एंट्री, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से जी, 55 से। और अब तो समझ आ गई होनी चाहिए मेरे को। और आखिरी एंट्री डेप्शन डेबिट, बस वो एज इट इज उठाकर लिखनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट 10। ये मेरी एज्यूम्ड फिगर्स नहीं भाई, तो सवाल नहीं है ये, ओके, सवाल बना दिया। तो ये काम ना मैं लिख के काटने की बजाय मैं चाह रहा हूं इसको मैं मिटा ही दूं, क्योंकि ले इस वजह से ज़रा पता है, फिर मैं पास पेपर 3 और 4 डिस्कस नहीं कर सका, फिर मैं मोहानी मैन्युफैक्चरिंग पे चला गया था, ठीक है। 20 मिनट ज़्यादा ही लग गए, कोई नहीं, बात समझ आना चाहिए, ठीक है। हम बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बता दिया गिनी चुनी चीज़ें। ईपीएस 6 दिन का टॉपिक, मेरे हिसाब से 7 लगा दें आप, मतलब 6 दिन का मेरे साथ। एनपीओ का टॉपिक 7-8 दिन का, कैश फ्लो का 10-11 दिन का, फ्रेमवर्क 1 दिन लगता है, 2 लगा लो, तो हम ऑन ट्रैक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नहीं करते जी, बोलें। नहीं, और कैसे करेंगे कंबाइन एंट्री, मैंने वो तरीका बताया जिससे एंट्री नहीं करनी,
मैंने वो तरीका बताया है जिससे एंट्री नहीं होती है, होगा वही तरीका बताया जिससे एंट्री हमेशा ऐसे ही होगी। अच्छा जी चलें, ये तो था ऐसे ही बस, असल में तो सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट थी। आप जरा आ जाएं वंडर लिमिटेड पे, और 30 सेकंड है आपके पास। रिक्वायरमेंट मैंने खुद से ऐड की थी वंडर लिमिटेड में, कितने गया, ये रहा जी। जर्नल एंट्रीज रिक्वायरमेंट एफ मैंने खुद अपने हाथों से ऐड की थी, ये पेंडिंग नहीं है, ये करें जल्दी से 30 सेकंड में। एंट्रीज आपकी ये वर्किंग सामने आपके, ये वर्किंग वन जिससे सारा काम हुआ है, उसी वर्किंग वन से आपकी जर्नल एंट्रीज होने लगी है, जल्दी करें। पिछली कंबाइन अब साल ही एक है तो फिर तो एक ही होगा ना। हाँ, लेकिन इनकम एक्सपेंस को नहीं लेना, ठीक है सर, एक साल है तो हम तो करेंगे ही नहीं पिछले साल की एंट्री, नहीं भाई नहीं। बस उसूल ये है कि पिछले जितने साल हो उनमें इनकम एक्सपेंस को इग्नोर करना है, बैलेंस शीट की एंट्री करके बैलेंसिंग रिटेन अर्निंग में फेंकना है, ठीक है। गुड, इतना सही काम है। वो तो मैंने सवाल बनाया था ना, जिस वजह से थोड़ा गड़बड़ किया हमने, ज्यादा से ज्यादा ताकि समझ आए, इतनी सी बात ही होती है नॉर्मली। जी बच्चों, मैं तो कहता हूं हर सवाल में ये रिक्वायरमेंट साथ ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना, बेहतरीन हो जाना काम। सुभान अल्लाह जी। 2014 नंबर 1 एंट्री, पहली एंट्री, प्लांट पीपीई 20 से क्रेडिट हो रहा है और पीपीई 1.5 से डेबिट भी हो रहा है, तो नेट में पीपीई क्रेडिट या डेबिट, यहां पे हमने आकर लिखा प्लांट 20 से क्रेडिट हुआ था, और यूं लिखना तो यूं लिख लो बेशक, -20 प्लस 1.5, तो -18.5 आया था ना, तो उसको हमने क्रेडिट कहा, ठीक है। उसके बाद और कुछ है ही नहीं बैलेंस शीट आइटम, तो बैलेंसिंग फिगर पे डेबिट साइड पे आ रही है, ठीक है, तो रिटेन अर्निंग्स, ये बैलेंसिंग फिगर 18.5, ठीक है जी, ये पहली एंट्री हो गई। और ये जितने साल पिछले थे ये उनकी कंबाइन एंट्री होती है, हो गई जी। उसके बाद 15 के साल का कॉपी पेस्ट होता है, आपको पता है, तो दूसरी एंट्री होगी पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन, तो वर्किंग पहले कर लेनी है भाई, ये तो 1 मिनट का काम रह जाता है उसके बाद जर्नल एंट्री करना। जैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेंज इक्विटी बनाना 1 मिनट का काम है, नोट बनाना भी आपके लिए अब 1 मिनट का काम है, मसला जब एंट्रीज का ध्यान से कर लेना, वो चीज के ऊपर सारा सवाल खड़ा हुआ, इवन एंट्रीज भी वहीं से हो रही है, ठीक है। तो 2 से, और तीसरी एंट्री कुछ बच्चों ने कंबाइन की होगी, मेरे ख्याल में अलग अलग ही शो करनी ज़्यादा बेहतर है। जनरल एंट्रीज हो रही है ना जी, जनरल एंट्रीज वहाँ पे बाद में फिर प्रॉफिट एंड लॉस में बेशक हो जाए कंबाइन जी। पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 6 रुपये से, ठीक हो गया जी। लें जी, ये आपने जनरल एंट्रीज करना भी सीख ली IAS 8 के टॉपिक में। वो वर्किंग देखकर ये एंट्रीज की, लेकिन ये एंट्री से सवाल नहीं हो सकता, देख लो, इसमें इन एंट्री से सवाल नहीं हो सकता, आपका सवाल उन्हीं एंट्री से हुआ था, ये एंट्रीज भी उन्हीं एंट्री से बनी है, तो वो एंट्रीज है जो सवाल को पैरों पे खड़ा करती हैं। डन, क्वेश्चन बैंक 2 पे आ जाए। पेज नंबर 416, जी पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन बैंक 2, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, पास पेपर 4, 3 और 4 करवाने से ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं होनी थी, ज़्यादा वैल्यू ऐड जिस काम से होनी है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो 2, 3 और 4 भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, साथ में हमारा दोस्त कहाँ है? ओहो, दोस्त नाराज हो गया, तो दोस्त भला जी हाँ, ये साथ ओपन रहता है हमेशा, ये तो हमने सीने से लगा के इसको रखा हो।
Mohani Manufacturing Limited is engaged in manufacturing of spare parts for motor car assemblers. The audited financial statements for the year ended 31 December 14 disclosed the following profit and retained earnings 21 और 89. हम रिक्वायर कर रहे हैं हमसे प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट शोइंग मूवमेंट इन रिटेन्ड अर्निंग्स एज वुड अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 के साल की चेंज इन इक्विटी मांग रहा है, ठीक है। 14 की नहीं बनाएंगे ना, उसने कंपैरेटिव नहीं कहा, क्यों? साइलेंट हो तो कभी भी नहीं बनाते। जरा बात क्लियर रखो, ये नहीं ये रूल बना लो साइलेंट है तो कंपैरेटिव बनेगा, नहीं। मैंने IS 1 के साथ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक जब करवा रहा था चैप्टर, वहां पे जहां जहां 2 साल की बनी हुई थी लिखा नहीं था, मैंने लिख कर कहा था कि ये लिखा होगा सवाल में। तो किसी और टॉपिक के अंदर जब तक कंपैरेटिव खुद से ना कह दे हमने नहीं बनाने होते। IS 8 वो वाहिद टॉपिक है जिसमें कहे या ना कहे कंपैरेटिव बनेगा, क्योंकि IS 8 में हमने उसूल बना लिया है अपना। इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2 साल की, चेंज इन इक्विटी बनेगी 2 साल की और बैलेंस शीट बनेगी 3 साल की। सवाल ये बात कहे ना कहे हमने ये ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो ये वाहिद टॉपिक है जिसमें इंक्लूडिंग कंपैरेटिव नहीं भी लिखा हुआ, तो 15 की चेंज इन इक्विटी मांग रहा है, मैं 14 और 15 दोनों बनाऊंगा। और बैलेंस शीट मांगता तो मैं 13, 14, 15 की बनाता। इनकम स्टेटमेंट मांगता तो मैं 14 और 15 की बनाता, हालांकि वो कंपैरेटिव नहीं कह रहा। इसके अलावा किसी टॉपिक में खुद से नहीं करना ये काम कि कहे ना कहे बना दो, नहीं बच्चों, कहे ना कहे वाला चक्कर नहीं होगा। ओके, ठीक है। अच्छा चलें, तो 2015 में हम खड़े हैं और 2014 के बारे में कह रहा है वो ऑडिटेड है। सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं पता नहीं दिमाग हमारा कहां था। नहीं, 15 में खड़े हैं तो 14 तो ऑडिटेड ही है, पहुंचा होगा यूजर के पास। बिल्कुल सही कह रहा है। तो ऑडिटेड 14 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने बताया 21 का प्रॉफिट है और ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 31 दिसंबर 14 की, ठीक है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ 15 और 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अभी ड्राफ्ट हैं उनमें प्रॉफिट नजर आ रहा है 15 का। हाँ, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट वो बाद में देखते हैं। अब ये जो डिब्बा है ना, डिब्बा, ये डिब्बा उस तरह से सवाल का डाटा नहीं बता रहा, पहला पैरा, ठीक है, जिस तरह से हम यहां पे देखने के आदी हो चुके हैं। 3 का साल था, इनकम स्टेटमेंट 3 और 2 की दी थी उसने, और बैलेंस शीट 3, 2 और 1 की दी थी। 3 ड्राफ्ट और 2 और 1 ऑडिटेड। यहां पर ऐसा डाटा नहीं है, हम यहां पर ऐसा डाटा बना लेते हैं। इस पैरा को अच्छे तरीके से अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये पैरा ओके और सही है। ये देखो, ये तीर जहां पे रुकेगा ना वहां पे कुछ हुआ नजर आएगा। ओए होए होए, ठीक है, ऐसा डाटा बनाना है। अब उसने सवाल में बताया हुआ है, देखो हम 15 में खड़े हैं ना, 15 ड्राफ्ट है और 14 ऑडिटेड, फिर 15, 14, 13 बैलेंस शीट 3 साल की चाहिए होती है हमें, इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे से समझ आई? ड्राफ्ट ऑडिटेड, ऑडिट, ड्राफ्ट ऑडिटेड, ऑडिटेड, ड्राफ्ट ऑडिटेड, ड्राफ्ट ऑडिटेड, समझ आई? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है जिसने साथ रहना है, ठीक है। हम तो ऐसा डाटा उधर भी बना रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है वो कह रहा है ड्राफ्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 14 डिस्क्लोज प्रॉफिट ऑफ 21 मिलियन एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 89 मिलियन, लिखा हुआ है जी। ये देखो, ये बच्चों द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शोन, ये वाली लाइन। तो 14 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट नजर आएगा 21 मिलियन, रिटेन्ड अर्निंग्स 89 मिलियन, 21, 89, कुछ गलती इसमें नजर आ रही है? सही लिखा ना उन्होंने कहा था, ओके। नेक्स्ट वो कहता है द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मतलब जिस 15 के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, शोड 15 मिलियन प्रॉफिट, ठीक है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन नहीं है, बस ये सवाल का डाटा है। अब हम खड़े कहां हैं? 15 में। रिटेन्ड अर्निंग्स बनाएंगे जो उसने कही है 14 और 15 की, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना है 13 का क्लोजिंग। अब देखो, देखो नजर आया? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 120 मिलियन, 3 में खड़े हैं तो 1 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 15 में खड़े हैं तो 13 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल नहीं है। समझ आई? समझ आई?
आ गई समझ, ठीक है। तो ये फिगर अवेलेबल नहीं है। इसको निकालने के लिए कल दो तरीके सिखाए थे, या लेजर बनाओ 14 के साल का रिटेन अर्निंग्स का, या कॉलम ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ था कि प्रैक्टिस चल रही है। बाकी रिटेन अर्निंग्स का लेजर भी इंशाल्लाह कैश फ्लो के टॉपिक में हर सवाल में बनेगा तकरीबन, तो वहां उसकी प्रैक्टिस भी खूब हो जाएगी। फिर उसके लिए फिर उसमें भी कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर आप इनडिफरेंट हो गए, जो मर्जी करा लें सर लेजर कराएं। फिलहाल चूंकि ज्यादा काम ये हुआ तो मैंने इसी तरह से आपको करवा दिया, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग्स का कॉलम मिसिंग फिगर्स के लिए हम बनाते हैं 2014 का। ओपनिंग 1 जनवरी 14, क्लोजिंग 31 दिसंबर 14 और इसके दरमियान प्रॉफिट ऑफ 14। सवाल में रिटेन अर्निंग डिविडेंड नहीं है। पहले पॉइंट में स्टॉक की एडजस्टमेंट है, दूसरे पॉइंट में प्रायर ईयर एरर है, ठीक है, जिसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन का मसला है, ठीक है। इसका मतलब डिविडेंड तो नहीं, ओके। अब सवाल के अंदर हमें 31 दिसंबर 2014 की रिटेन अर्निंग्स गिवन है 89 और हमें 14 के साल का प्रॉफिट भी गिवन है 21। तो बैलेंसिंग फिगर कितना जी? यही तो हमें चाहिए था। ये सवाल का हिस्सा है, ये जवाब नहीं है। असल में ये फिगर मिसिंग थी ना जी, ठीक है। तो ये फिगर हमने निकाल ली वर्किंग नंबर 1 करके, यानी अब हमारी एंट्रीज वाली है जो भी वर्किंग हुई है वो वर्किंग 2 होगी, ठीक है। और भाई सही है। तो ये हमने क्या किया, मोहानी वाले सवाल को बेहतर किया। सवाल पूरा किया, अभी तो जवाब तो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हमने ना सवाल को जरा बेहतर लिखा हुआ था, हमने जरा बेहतर तरीके से लिख लिया ताकि हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आ जाए जिस तरह से हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 नजर आया करता था, ठीक है। ओके बच्चों, इसकी पिक्चर ले लें अगर लेनी हो तो, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट। अब ये बड़ा आसान काम है जी, आगे आसान काम है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम FIFO टू FIFO। मैंने आपको बताया था कि ये 2 अलाउड अजम्पशंस हैं। आपने पहली बार कोई इन्वेंट्री खरीदी, IS दराजा बार खटका, दराजा खोला, बार IS 2 खड़ा था। हमने कहा जी आप इन्वेंट्री लाए? हाँ जी, मैं उस पर अप्लाई होना चाहूँगा। हमने कहा ठीक है, हो जाए। आपका क्या दिल है, FIFO या FIFO? हमने कहा FIFO। बस आज के बाद फिर ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, आप इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। चेंज कर सकते हैं सिर्फ 2 सूरतों में, या तो स्टैंडर्ड बदल जाए और FIFO ही खत्म हो जाए, या मैनेजमेंट यानी आप वॉलंटरली भी बदल सकते हैं, लेकिन ये भी तब जब आप ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि यूजर्स के लिए चेंज करना ज्यादा फायदेमंद है उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन इन एनी केस स्टैंडर्ड बदले तो वो तो कह देता है ना कि रिट्रोस्पेक्टिवली आओ या प्रोस्पेक्टिवली, चलो माफी मिल भी जाती है ट्रांजिशनल प्रोविजन में। लेकिन अगर मैनेजमेंट वॉलंटरली चेंज कर लेना पॉलिसी को तो फिर कोई माफी नहीं है, फिर ये मस्ट है। तो जहां तक जा सको डाटा अवेलेबल हो वहां से पॉलिसी का चेंज करते हुए लेकर आओगे, ठीक है। तो ये FIFO से FIFO पे जाना ये कोई खाला जी का घर नहीं है, ठीक है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, IS 8 आ जाएगा। पहले IS 2 आया था, उसने कहा था FIFO लगा लो। 3 साल गुजरे, हमने कहा FIFO कर लो। रात को ये सोचा, सो गए, सुबह नमाज पे उठे, नमाज पढ़ के वापस घर आए, नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, दरवाजा फिर खटका। अब दरवाजा खोला तो कौन खड़ा था? IS 8। कहने लगा मैंने सुना है आपने पॉलिसी चेंज करने का सोचा है। हमने कहा हाँ जी, हम FIFO पे जा रहे हैं। ठीक है, कब से बिजनेस शुरू किया? 3 साल हुए। 3 साल से ही चेंज करके लाओ, 3 साल से ही इस इम्पैक्ट को लेकर आओ। ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करनी पड़ेगी। हमने कहा जी ठीक है, कर लेते हैं भाईजान, मेहरबानी आपकी, आपने बताया। और फिर नाश्ता किया ही नहीं जा रहा था। अच्छा चले, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड इज एज फॉलोज। FIFO से FIFO पे जाना है। और ये 31 दिसंबर का मतलब क्या है जी? ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है ना। अब बोलो, क्लोजिंग डेट पर जो स्टॉक पड़ा होता है वो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है ना, कि ओपनिंग स्टॉक पड़ा, क्लोजिंग पड़ा होता है जी, ठीक है। अब तुम ये जो जा रहे हो बड़ा दुख दे रहे हो, ठीक है, ये बहुत अहम बात थी। चलें जी शुरू करते हैं। FIFO से FIFO पे जाएं तो 13 का स्टॉक 37 से 35 पर आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है बाय 1.5, ऐसे ही है। अब बोलो, यानी जो हमने पहले किया था उससे जब चेंज करते हैं तो चुप कर जाए, अहम बात है, तो स्टॉक कम हो गया 1.5। अगले साल 42 से 44 पर चला जाएगा तो इंक्रीज बाय 2.2, ठीक है, ओके। और तीसरे साल 58 से 54 पे आया तो डिक्रीज बाय 4, ठीक है जी, 4.0। अब मैंने तो पहले ही क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहा था कि उसकी एंट्री डायरेक्ट कर लिया करो, ठीक है। लेकिन IS 8 के सवाल में मैं और भी आगे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं एंट्रीज तो उसने मांगी ही नहीं है,
अगर तो सवाल में उसने जनरल एंट्रीज मांगी होती तो फिर भी परेशानी थी, ठीक है। हमसे तो उसने कहा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम निकालो, तो स्टॉक का इंपैक्ट सिर्फ प्रॉफिट पे देख लेते हैं। अब एक बार थोड़ी सी बात की थी आपसे कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट होता है, लेकिन आपने कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, कम हो तो कम होता है, सेल पे भी बात की थी, लेकिन आप कहाँ याद रखते हैं। इसलिए नहीं, मुझे तो इसलिए दोबारा लिखना पड़ा। रूल 1 याद है, इनकम बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम कम हो तो प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस। ये तो अप्लाई कर रहे थे, आज रूल 2 पढ़ने लगे, ठीक है। रूल 2 में क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन है, लेकिन ये बात हम प्रूव करेंगे फिर आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दोबारा, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स 150, कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग स्टॉक 5, परचेज 98, क्लोजिंग स्टॉक 18, 85 का कॉस्ट ऑफ सेल आया और जीपी आ गया 65। अब हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक को हम कम करते हैं, बाकी चीजों को सेम रखना है। घर पे ना ओपनिंग स्टॉक के लिए यही एक्सरसाइज देकर भेजूंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है ना। मैंने तो पता है आपको एक ही रूल याद कराना होता है और आपको भी कहता हूं वही करो, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो घर पे फिर ओपनिंग स्टॉक को बाद में देख लेना, ठीक है। अभी देखो, क्लोजिंग स्टॉक को कम करके ले आओ 11 पे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक 11 पे आया तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई? 114 हो गई। बोलो यार कैसे हो सकता है ये? टार्जन बन रहा है 92। अच्छा इधर देखें जी, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, लेकिन इस इंपैक्ट को याद नहीं रखना, ये मुश्किल है, कभी करना पड़ा। जैसे आज घर पे नोट बनाओगे क्वेश्चन बैंक 3 करते हुए, तो इसी सवाल का नोट बनाना है, तो उस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट सोचने के लिए ये करना पड़े शायद आपको, लेकिन फिलहाल मैं इस तरफ ले जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होने वाली फिगर है ना, तो ये फिगर कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल तो बढ़ना ही है। लेकिन आप इसको ना सोचें, इस वक्त मैं जो रूल लिखवाना चाह रहा हूं वो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन का रूल है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल 92 आई, आपने 150 में से 92 को माइनस किया तो, यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, लेकिन पक्का करते हैं, इस बात को पक्का करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक वही रखो, क्लोजिंग स्टॉक 18 जी। अच्छा अब एग्जांपल बदलते हैं, बाकी सब चीजें रिमेनिंग सेम, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं, बढ़ा के कर लेते हैं 29 जी। बताओ कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा अज्यूम करके बता दी थी इसने, बदतमीज जी। 74 ले जी, 74 कॉस्ट ऑफ सेल है, 150 में से 74 माइनस करें तो 76, यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट भी बढ़, उसकी वजह होती है कि माइनस होने की फिगर है ना, कॉस्ट को कम करती है तो प्रॉफिट। लेकिन ऐसे नहीं सोचना, डायरेक्ट सोचना है। ये सामने आपके आ गया सामने, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक कम करें तो प्रॉफिट भी कम होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया प्रॉफिट बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक कम किया प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है। तो रूल नंबर 2 आज हम क्या लिख रहे हैं? रूल नंबर 2 में हम लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। अच्छा अब देखो बच्चों, हमने ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी सिर्फ इस सवाल में बनानी थी, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट को सही करना है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने थोड़े चले जाएंगे, प्रॉफिट पे इंपैक्ट डायरेक्ट यहीं पर ले लेंगे, चेंज इक्विटी में तो प्रॉफिट आता है, बोलो। इसलिए सिर्फ इंपैक्ट ही देख लेते हैं, एंट्रीज की तरफ मैं लेके नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम एक वर्किंग करेंगे, उस वर्किंग में हमने क्या करना है? उस वर्किंग में हमने इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट निकालना है इस स्टॉक के अंदर होने वाले पॉलिसी चेंज का, ठीक है, ओके जी। अब वन बाय वन, अब तो उसूल हमें पता है, इतना आसान उसूल है, सिर्फ याद रखना बड़ा आसान है ना। स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, बस ये बात याद रखनी है, बाकी चीजें याद नहीं रखनी। कितनी चीजें याद रखें, बाकी प्रूफ बेशक करवा लें, सब कुछ लॉजिकली बेशक समझते रहें, वो कोई मसला नहीं है मुझे जी। 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 रुपए से कम हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो 13 का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 1.5 से। ये जी क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ 2013, ठीक हो गया। नेक्स्ट 14 का क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 2.2 से, क्लोजिंग स्टॉक अगर 14 का बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा 2.2 से, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014, ठीक है। आगे बढ़े जी। 15 का क्लोजिंग स्टॉक 4 रुपए से कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015 4 रुपए से कम हुआ, जिस वजह से 2015 का प्रॉफिट भी 4 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट, एक बात तो हम भूल ही गए कि जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। अब उन्होंने जो क्लोजिंग स्टॉक पुराना रखा था उसी को अगले साल का ओपनिंग भी बनाया होगा। हमने क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट इस साल के तो ले लिया, ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट भी तो लेना है अगले साल के प्रॉफिट पे। ठीक है, अब रिवर्स नहीं करना, बल्कि सिर्फ मैंने ये लिखना है। मैं तो वो लिखना भी नहीं चाह रहा कि रूल रिवर्स करके लिखूं, कहीं आप वो याद ना करने लग जाए। मैं तो यहाँ ये लिखूंगा रूल 3 के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड। ये हमारा रूल 3 है बस। अब देखो, जैसे एंट्री में सिखाया था, याद है कि क्लोजिंग स्टॉक को सोचना ओपनिंग उसके उलट है, वैसे ही ये इंपैक्ट है। अप्रूव आपने घर करना है। कैसे करना है? घर पे आपने इस क्लोजिंग को सेम रखना है, सेल सेम, परचेज सेम, और बदलना किसको है? ओपनिंग को बदलोगे तो आपको नजर आएगा ओपनिंग बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है, ओपनिंग कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि इसका रिलेशन इनवर्स है, क्योंकि ये ऐड होने वाली चीज है। लेकिन इतनी बातें याद नहीं करनी, सिर्फ एक बात याद रखनी। कोई पूछे ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन, आप कहोगे नहीं हमें नहीं पता, कभी नहीं। आपको कहे ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन बताओ तो आप कहोगे हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ पता है क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, कम हो तो ओपनिंग का इसके ऑपोजिट। उस वक्त सोच लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बड़ी सादा सी बात बताऊंगा। ये जो 13 का क्लोजिंग डेट से कम हुआ है, यही कमी का असर अब 14 में ओपनिंग बन जाएगा। तो अगले साल को ना आंखें बंद करके ऐसे लिख लेना, लेकिन साइन बदल देना। ठीक है, सिंपल। ये तो मैं कह रहा हूं वो उसूल ही ना देखो, वो उसूल सोचो भी ना, बल्कि जो क्लोजिंग का इंपैक्ट आपने निकाला है अगले साल में वही इंपैक्ट जो है ऑपोजिट होना है, बस चुप करके साइन बदल के आगे लिख दो। 2014 में 2.2 से प्रॉफिट बढ़ा है, 15 के लिए 2002 ऑपोजिट साइन से लिख दो। 15 का जो है ये 16 में ऐसे ही असर डालेगा, लेकिन 16 हमारे पास है नहीं इस वक्त। ठीक है, क्या भाई ये टॉपिक ड्राफ्ट बन चुका है। ये टॉपिक की अजम्पशन मैंने कहा था ये होती है कि 15 में भी गलती हो चुकी है, लेकिन एरर करेक्शन नोट होगा तो उसमें करंट ईयर नहीं करेंगे, और अगर पॉलिसी होगा तो करेंगे। सारे सवालों में हम इस साल को भी सही करते आ रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में भी किया, क्वेश्चन बैंक 1 में भी किया, आज भी ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि ड्राफ्ट बन चुका है। क्या ना करें? कहते करें ही ना ये काम। जी बताओ, ये मैं अलग टोटल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक 2 जो करना है ना 3, जिसमें इस सवाल का ही नोट बनाना है, तो चेंज इन पॉलिसी का नोट मांगा हुआ है। चेंज इन पॉलिसी का असर यहां खत्म हो जाता है, अगली एडजस्टमेंट तो प्रायर ईयर एरर की है। ठीक है, तो बताओ जी, 13 का प्रॉफिट 1.5 रुपए से कम होगा, 14 का प्रॉफिट 3.7 से बढ़ेगा, 15 का प्रॉफिट 6.2 से कम होगा। ठीक है, ये जब प्रॉफिट उठाओगे ना, गलत वाले प्रॉफिट उठाओगे सवाल से, और ये इंपैक्ट प्लस माइनस कर देना, सिंपल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। इन 2014 हम 15 में खड़े हैं, कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर 100 मिलियन, लेकिन प्लांट की गलती नहीं है। कहता है डेप्रिसिएशन वाज रिकॉर्डेड एट 25 इंस्टेड ऑफ 10, यानी ये नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 10। दिस एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द एरर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। तो प्रायर ईयर एरर है 14 का, 15 पकड़ा गया, सही करेंगे। अब एंट्री तो मांगी नहीं है, तो इंपैक्ट चल रहा है तो इसका भी इंपैक्ट ही ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25 का रिकॉर्ड हो गया, जबकि होना चाहिए था 10 का, तो 15 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। एक्सपेंस को सही करने के लिए करेंगे रिवर्स, एक्सपेंस होगा कम तो प्रॉफिट जाएगा बढ़। 2014 का प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से? 15 रुपए से। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे ये क्या है जी? रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जो थी ये 1 थी। लो भाई, टोटल इंपैक्ट निकल आया 1.5। अलग सिर्फ इसलिए किया कि आपको नोट बनाते हुए घर में पॉलिसी चेंज का नोट है, दिस इज नॉट चेंज इन पॉलिसी, दिस इज प्रायर ईयर एरर ना, तो पॉलिसी चेंज का नोट बनाते हुए आपके लिए अलग फिगर्स मौजूद हो, और वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल को भी आप हिट कर रहे होगे, क्योंकि वो लाइन आइटम है, देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो कल बनवाना ही है जी। बोले 18.7 पॉजिटिव और 6.2 नेगेटिव। अब रिक्वायर किया था उन्होंने मोहानी का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का 31 से 15 का सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम। अब इधर देखो, हम खड़े कहां हैं? 15 में। चेंज इन इक्विटी बनानी है 14 और 15 की, लेकिन गलती 13 की भी है।
तो क्या होगा, ओपनिंग 2 बार होगा और एक प्रायर ईयर एरर की एडजस्टमेंट आएगी, इस तरह से बनेगी। ठीक है, 31 नंबर 15, ये 31 नंबर 14, ये एकम जनवरी 14 का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट और ओपनिंग 2 बार। ठीक है, अब सवाल से उठाएंगे गलत प्रॉफिट्स। ये मेरा सवाल इतना अच्छा हुआ पड़ा है, 14 का प्रॉफिट 21, 15 का 15, सुभान अल्लाह, 15 का 15 जी, प्रॉफिट बताओ 21, ये गलत प्रॉफिट उठाए, लो जी, अब ब्लू मार्कर आएगा 15 के साल में। अच्छा पहले 13 शुरू करते हैं। 13 के साल में प्रॉफिट डेट से कम हो रहा है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स डेट से कम हो रही है, माइनस। ठीक है, 14 के साल में प्रॉफिट 18.7 से बढ़ गए, तो 18.7 से बढ़ा दो। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है उसके बनाने की, डायरेक्ट इंपैक्ट यहां डालो, जो काम वहां करते थे यहां कर लो, प्रॉफिट तो पड़ा ही है। ठीक है, और 15 के साल में 6.2 से प्रॉफिट, पर इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव, प्रॉफिट कम हुआ है, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट की वर्किंग है ना ये। ओके डन। अब स्टार्टिंग पॉइंट वाज मिसिंग, क्या, यकम जनवरी 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स, यही 31 दिसंबर 13 वाली जो हमने निकाली थी, तो 68 को यहां पे लिखना है और फटाफट बताओ, ये बन गया 66.5,000। उसके बाद इसको 39.7 करोगे और ये टोटल आ जाएगा 106.2, फिर इसको कितना बनाओगे 8.8 और यहां पे आ जाएगा टोटल पूरा। अब यहां पर ये भी रीस्टेटेड, ये भी रीस्टेटेड और ये भी रीस्टेटेड। ले जी, आपका सवाल हो भी गया। ठीक है, ये वर्किंग 2 हुई है, बस वर्किंग 1 से तो हमने सिर्फ ये निकाला था ना, वर्किंग 1 से सिर्फ ये फिगर निकाली थी, वो पहले ही आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, वैसे नजर भी आ रही है वर्किंग 1, ऊपर सवाल बेहतर हुआ था, बस इतना सा सवाल है। ठीक है, पिक्चर ले लीजिए। नोट आपने बनाना है, बड़ा टेक्निकल है इसका नोट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट भी शो करना है। कॉस्ट ऑफ सेल इज अ लाइन आइटम ना, तो हम बता रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में ये चीजें हरकत देंगे। ठीक है ना, और फिर प्रॉफिट का इंपैक्ट भी, फिर बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक के ऊपर भी इंपैक्ट दिखाना है। अच्छा, एक टेक्निकल नोट है, जाहिर है मैंने कल बनवाना है। वैसे पास पेपर 3 में कुछ भी नहीं था, बस एक फिक्स एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस है, 4 साल पहले गलत डेट से डेफिसिट होने लग गया था, तो हर साल की डेफिसिट निकालनी पड़ी आपको। फिर उसके बाद हाँ, ज्यादा अच्छा सवाल फखर वाला है, वो तो मैं लाजमी कल फखर महसूस करूंगा करवाते हुए, वो लाजमी करेंगे। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मॉडल चेंज किया था। ठीक है, तो बहरहाल वो दोनों सवाल भी होंगे और ये नोट भी बनेगा। अच्छा जी, ये हो गया ना नोट। अब पता नहीं अब ये नजर भी आएगा या नहीं, ये क्या नजर आने है? होमवर्क में जी क्वेश्चन बैंक 3 नोट बनाना है इस मोहानी वाले सवाल का, और पास पेपर 3 और 4 अभी भी होमवर्क में है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।